नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, इंडिया ब्लॉक के लिहाज से आज का दिन भी बेकार चला गया, जबकि आज पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख थी। नामांकन तो 4 लोकसभा क्षेत्रों में संपन्न हो गया। इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार भी नामांकन किए, लेकिन आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं। लालू यादव ने जो चुपके चुपके सिंबल दिए थे, उन्हीं सिंबल्स के आधार पर नामांकन का पर्चा भरा गया। और एनडीए की तैयारी देखिए कि आज एनडीए के कई हेलीकॉप्टर उड़े। सबराज चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान नामांकन कराने गए अपने उम्मीदवारों का। औरंगाबाद, जमुई, नवादा, गया और दिल्ली में आज जिस बात की चर्चा थी कि आज इंडिया ब्लॉक में फलाफल सामने आ जाएगा, कितनी सीटें और क्या सीटें, लेकिन कोई बात अब तक नहीं हुई है जब हम लोग इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और देखिए, दूसरी बात, लालू यादव और तेजस्वी यादव को लेकर यह बहुत ही सीरियस कंसर्न होता जा रहा है कि जो ताकत लालू यादव के पास है बची हुई, हम बची हुई ताकत की बात करते हैं, क्योंकि 1990 1995 की तरह लालू यादव तो ठहरे नहीं। यह 2024 है। 2005 में ही सत्ता से बेदखल हो गए थे। फिर जब नीतीश कुमार की कृपा हुई तभी सत्ता मिली बेटे तेजस्वी यादव को। लेकिन इसके बाद भी लालू यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी बची हुई ताकत को उसमें कुछ जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो घटी हुई ताकत है उसे और ही घटा रहे हैं, या यूं कहें कि आपस में ही लड़ा रहे हैं। फायदा क्या मिलेगा, यह तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जहां जहां जिधर जिधर आप ध्यान दें, जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, पूर्णिया से ही शुरू करते हैं। देखिए, पूर्णिया में लालू यादव ने बीमा भारती को सिंबल दे दिया। कांग्रेस से बगैर बातचीत कंप्लीट हुए। प्रियंका गांधी ने पप्पू यादव को कहा था। और देखिए, पूर्णिया का इतिहास, क्यों मैंने कहा कि बची हुई ताकत को भी वह बर्बाद करने में लगे। पूर्णिया लोकसभा चुनाव का इतिहास ऐसा है कि उनके पास पिछले कई लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार रहे ही नहीं। 1999 में पप्पू यादव चुनाव जीते थे, 2004 में हार गए थे। फिर लालू यादव ही उन्हें मधेपुरा लेकर गए थे उपचुनाव में। और चाहे आप 2009 देख लीजिए, 2014 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, आरजेडी का उम्मीदवार वहां नहीं दिखाई पड़ा था। 2024 में सभी को पता था कि पप्पू यादव वहां तैयारी कर रहे हैं। पप्पू यादव एंटी मोदी हैं और महागठबंधन की ओर आना चाहते हैं। आ भी गए, लेकिन पप्पू यादव की राह में रोड़ा खड़ा कर दिया लालू यादव ने। फायदा क्या मिलेगा पता नहीं। उनके पास अपना कोई पहलवान था नहीं। हाँ, कि इसके लिए लड़ते कि भाई आरजेडी में मेरा ये पहलवान पहले से, हम इन्हें ही लड़ाने जा रहे हैं, तो पप्पू यादव की बात हम क्यों करें। तो इस तरीके से वहां, और देखिए, जब से सिंबल की बात हुई है, जो खबरें आ रही हैं, कुछ देर पहले हमारी सहयोगी रिपोर्टर समरीन ने बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे से बातचीत की थी। वे कह रहे थे कि देखिए, पूर्णिया में जब से लालू यादव ने बीमा भारती को सिंबल दिया, वहां के यादव भी लालू यादव से खफा हो गए हैं और वे पप्पू यादव के साथ खड़े हो गए हैं। फिर ऐसी ही स्थिति नवादा की भी दिखाई पड़ रही है, सिवान की भी दिखाई पड़ रही है। लेकिन शुरुआत इंडिया ब्लॉक में कोई फैसला नहीं, और पूर्णिया की स्थिति, इन दोनों से ही करते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, लालू यादव को ये बात समझ में आ गई है। जो हमने पहले कहा है, हम दोहरा जी। रहे हैं कि 2024 का चुनाव हमारा चुनाव नहीं है, हम्म। ये उनका चुनाव नहीं है, ये वो मान रहे हैं। और ऐसा मानने के ऐतिहासिक कारण है। देखिए, लोकसभा चुनाव कभी भी लालू यादव का आरजेडी का बॉल गेम नहीं रहा है। हम्म। एक 2004 का चुनाव अपवाद था, जब राष्ट्रीय जनता दल को 22 सांसद जीत गए थे बिहार से। वो जी। एक अपवाद था। उसके पहले से शुरू करें, 1999 में जब यूनाइटेड बिहार में 54 सीटें थी, तो लालू यादव को सिर्फ 7 सीट मिली थी आरजेडी को। 2009 में बिल्कुल डिफरेंट स्थितियां थी। वो कांग्रेस से अलग होकर के रामविलास पासवान के साथ मिलकर के लड़े थे लालू यादव, तो जी। 4 सीटें आई। हम्म। 2014 में फिर स्थितियां बदल गई। 14 में नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों अलग अलग लड़ रहे थे। इसके बावजूद लालू यादव की पार्टी को सिर्फ 4 सीटें आई। फिर 2019 में नीतीश कुमार और बीजेपी मिल गए, तो लालू यादव जीरो पर आ गए।
तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 5 चुनावों में। जी। एक अपवाद 2004 को छोड़ दें तो लालू यादव की हैसियत 4 सीट, 0 सीट इस तरह की हम्म, है बिहार में हम्म, लोकसभा चुनाव की। तो वो मान रहे हैं इस ऐतिहासिक तथ्य को, लगता है ये बात उनके दिल में बैठ गई है कि हम कुछ भी करेंगे तो हम लोकसभा नहीं जीत सकते। जी। लोकसभा चुनाव में जनता हमको वोट नहीं करेगी। हम्म, और इसका कारण ये है कि उनको ये भी फीडबैक भी होगा, ये मानते भी होंगे कि हम लोग जानते हैं कि ये बिहार की पार्टी है तो इनको सिर्फ बिहार में राजनीति करनी है, इनको दिल्ली जाकर के क्या करेंगे। तो ये एक संभावना हमको समझ में आती है अभी जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो कई बार हम लोगों ने पहले भी कहा है कि वो ये आत्मघाती पॉलिटिक्स है कि उनके जी। पास जो भी ताकत बची हुई है उस ताकत को समाप्त कर रहे हैं वो। हम्म, लेकिन उसके पीछे ये सोच होगी या ये फीडबैक होगा कि हमारा चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव हमारा चुनाव नहीं है, तो हम क्यों इसमें ज्यादा दिमाग लगाएं। इस चुनाव का इस्तेमाल क्यों नहीं हम ऐसा करें कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं या जो 2024 में भी हो सकता है, विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए जी। उसका आधार बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल हम्म, करें। एक तो ये संभावना समझ में आती है हमको कि क्यों दिल से या ताकत से लालू यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल। नहीं है कि वो काम वो कर हम्म, रहे हैं वो समझ नहीं रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। उनको समझ तो आ रहा है, वो इस बात को कौन नहीं समझ रहा है, जब दिल्ली में हम बैठे हुए समझ रहे हैं और देश में हर जगह लोग समझ रहे हैं कि कोशी और सीमांचल के इलाके में पप्पू यादव के आने से एक ताकत आ रही थी इंडिया ब्लॉक को, जी। जो इंडिया ब्लॉक अपने जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहा है। हम्म, तो उस ताकत को कैसे खत्म कर सकते हैं? अनजाने में तो नहीं कर रहे हैं लालू यादव, बिल्कुल ये तो नहीं। वो जान करके कर रहे हैं। तो पहली बात जो हमको समझ में आती है वो ये है कि उनका ये, वो मानते हैं कि ये हमारा बॉल गेम नहीं है, लोकसभा हम्म, चुनाव में हमको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जी। दूसरा हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पप्पू यादव थ्रेट है हमेशा। लालू यादव को लग रहा है कि अब पता नहीं कितने दिन का जीवन है, राजनीतिक जीवन कितने दिन का है, अब जी। वो कितने समय तक राजनीति कर पाएंगे या हैंडल कर पाएंगे। वो देख ही रहे हैं कि उनके तमाम साथी चले गए, तो लालू यादव ऐसे में कितने दिन तक राजनीति अपने हिसाब से कर पाएंगे। तो ये जो बात है, इस बात को लेकर के वो ज्यादा आशंकित होंगे कि अगर उन्होंने वो राजनीति से बिल्कुल विड्रॉ हो गए, वापस हो गए, और उसमें फिर तेजस्वी यादव के सामने पप्पू यादव का थ्रेट अगर हुआ तो तेजस्वी कैसे मुकाबला कर पाएंगे। जी। देखिए ये तमाम बड़े नेताओं की एक समस्या है, और आज के पीढ़ी के जो गार्जियंस है, जो 60-70 की उम्र वाले, उन सब की समस्या है कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्टेड करके रखा हुआ है। हम्म, अपने बच्चों को वो लड़ने भिड़ने वाली क्षमता नहीं पैदा कर सके हैं वो लोग अपने बच्चों के भीतर। जिस जी। तरह से लालू यादव लड़े थे उसका 5% भी तेजस्वी यादव नहीं लड़ सकते हैं, वैसी स्थितियों का सामना नहीं कर सकते हैं। हम्म, अभी भी लालू यादव उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि बाहरी तमाम चुनौतियों से प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो सबसे बड़ी चुनौती पप्पू यादव हो सकते हैं। उसमें भी पप्पू यादव अगर कांग्रेस में रहेंगे तो उनकी चुनौती दोगुनी बढ़ जाएगी। अगर वो आरजेडी में अपनी पार्टी का विलय कर देते, जी। आरजेडी के सिंबल पर लड़ते, तब इतना खतरा, इतनी चुनौती नहीं दिखाई देती। हम्म, लेकिन अब अगर उनको चुनौती दिखाई दे रही है इसलिए कि कांग्रेस कहीं रिवाइव न कर जाए पप्पू यादव के दम पर, या मुसलमान यादव जो इनका कोर वोट है, दलित, उसमें कुछ फॉरवर्ड ये सब मिल गया तो बीजेपी के बरक्स कांग्रेस को ताकत न बना दे पप्पू यादव। उनको ये भी दिख रहा है कि आप याद करिए, कोई हमको ध्यान नहीं आता है एटलीस्ट अभी बिहार का कौन नेता है जिसको किसी राष्ट्रीय पार्टी ने दूसरे राज्य से राज्यसभा में भेजा? नहीं, कोई कोई नहीं। नेता ध्यान नहीं आ रहा है जी। हमको। बिहार आकर के दूसरे राज्यों के नेता लोकसभा भी जीतते रहे, राज्यसभा भी जीतते रहे। जी। बिहार के किसी नेता को कोई पार्टी दूसरे राज्य से राज्यसभा नहीं भेजती। हम्म, ये संभवतः पहली नेता है रंजीत रंजन, जिनको कांग्रेस पार्टी ने दूसरे राज्य से राज्यसभा भेजा। तो जैसे ही आपके एक नेता को दूसरे राज्य से राज्यसभा भेजते हैं उसका कद बहुत बड़ा हो जाता है। तो रंजीत रंजन का कद बहुत बड़ा कर दिया कांग्रेस ने, पप्पू यादव का भी हो जाएगा। तो ये चिंता है, ये दूसरा जी। कारण है जो जो इस तरह की जो लड़ाई है, समर्पण वाली स्थिति दिख रही है, हारने के लिए लड़ते हुए दिख रहे हैं लालू यादव, जो आरजेडी का सरेंडर है, उसका पहला कारण तो वो जो हमने कहा कि लोकसभा चुनाव उनका बॉल गेम नहीं है, पप्पू यादव की चुनौती है। वो चुनौती किसी तरह से खत्म हो जाए, वो चुनौती न उभरे। बेशक हम 0 पर हैं तो 0 पर ही रह जाए, इंडिया ब्लॉक भी 1 पर है तो 1 पर ही रह जाए, या उससे 0 आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर जी। हम विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति ठीक कर लेंगे। तो ये दूसरा कारण समझ में आता है। तीसरा कारण जो है वो एक कहीं ना कहीं ये भी है कि कांग्रेस और आरजेडी में कम्युनिकेशन की बहुत कमी हो गई बिल्कुल। लेटली। पहले ठीक था, पहले कम्युनिकेशन था, लेकिन बाद में कम्युनिकेशन की बहुत कमी हो गई। हालांकि जो अखिलेश प्रसाद सिंह है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनका बहुत अच्छा संबंध है लालू यादव से, उनके हम्म, परिवार से। इसके बावजूद कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होना बहुत हैरान करने वाला है कि कैसे इस तरह की संवादहीनता रही कि अभी तक सारे मामले लटके रहे।
पूर्णिया पर फैसला नहीं कर पाए, सिवान नहीं कर पाए, आपस में यहाँ तक कि एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग सीटों की घोषणा नहीं कर सके, सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं कर सके। तो ये संवादहीनता, देखिए लालू यादव सीधे बात करते थे सोनिया गांधी से, तेजस्वी जी यादव की बातचीत राहुल गांधी से होती है, और इसके बावजूद ये संवादहीनता हो गई। तो एक ये कारण है। एक चौथा कारण ये भी है कि लालू यादव ने, ऐसा लगता है कि कुछ चीजों को ईगो पर लिया है, जो राजनीति में ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई चीज आप ईगो पर ले। हो सकता है कि कुछ चीजों के बारे में कांग्रेस ने कम्युनिकेट नहीं किया हो, कांग्रेस ने बताया नहीं हो, लेकिन उसको आप अपनी पहल पर ये बात उनसे पूछ सकते थे कांग्रेस से कि भाई आपका क्या विचार है इसके बारे में, इस सीट के बारे में या नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। तो ये जो ईगो पर लिया लालू यादव ने, वो ईगो दिख रहा है। हमने देखा, पता नहीं आपने तो देखा ही होगा, जी जो सोशल मीडिया में फोटो आया, जिस तरह से लालू यादव खुद अपने खड़े होकर के और सिंबल का लिफाफा बीमा भारती को दे रहे हैं, वो दिख रहा है कि वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं जी कि ये हमारी कैंडिडेट हैं और हम इनको दे रहे हैं और किसी खास मकसद से दे रहे हैं। तो ये 3-4 कारण हमको समझ में आता है, और ये सारे कारण ऐसे हैं जो बीजेपी जो को और बीजेपी जेडीयू को फायदा पहुंचाने वाले हैं और पूरे इंडिया ब्लॉक को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। नहीं, अजीत जी देखिए क्या है कि जब मुकुल वासनिक के घर पर बैठक हुई 2 दिनों पहले, देखिए आज की तारीख में राजनीति में इस बात की गारंटी कौन देगा, जो तेजस्वी यादव का तर्क था कि पप्पू यादव किसी के नियंत्रण में नहीं रहने वाले हैं। पप्पू यादव कब फिर से मुझे गाली देने लगेंगे इसकी गारंटी कौन लेगा? पप्पू यादव कब कांग्रेस छोड़ देंगे इसकी गारंटी कौन लेगा? पप्पू यादव कब फिर से 22+ की सिक्योरिटी सरकार से ले लेंगे, केंद्र सरकार से, इसकी गारंटी कौन लेगा? तो ऐसी गारंटियां आज की तारीख में कोई किसी के लिए तय कर सकता है क्या? क्या राहुल गांधी को पता था मिलिंद देवरा चले जाएंगे? क्या राहुल गांधी को पता था बिट्टू चले जाएंगे? क्या राहुल गांधी को पता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चले जाएंगे? तो राजनीति तो आज की संभावनाओं पर, क्या तेजस्वी यादव ही जानते थे कि नीतीश कुमार दोबारा फिर छोड़कर इस तरीके से जा रहे हैं? तो ऐसी बातें, और देखिए अब तो तय हो गया है कि पप्पू यादव को सिंबल मिले न मिले, वहां फ्रेंडली फाइट हो चाहे जो हो, पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कह दिया है दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो 2 अप्रैल को पप्पू यादव का नामांकन हो रहा है। कांग्रेस ने सिंबल दिया तब भी, नहीं दिया तब भी, और 3 अप्रैल को बीमा भारती आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने जा रही है। तो अब तो वहां संतोष कुशवाहा से लड़ेगा कौन, यह तय होना है। देखिए जो सतही जानकारी आ रही है, और हमने आज सुबह की चाय में बताया भी था कि पप्पू यादव की एंट्री कराने के पहले प्रियंका गांधी ने एक सर्वे रिपोर्ट मंगवाई थी, क्योंकि यह बात चली थी कि लालू यादव बीमा भारती को टिकट देना चाहते हैं या बीमा भारती टिकट चाहती है। तो जिस इंडिपेंडेंट एजेंसी ने रिपोर्ट भेजी थी कांग्रेस हेडक्वार्टर को, उसमें पप्पू यादव बीमा भारती से बहुत आगे थे। तो फिर ऐसी सूरत में आप पूर्णिया में एनडीए को लड़ाने के लिए तो लड़ेंगे ही नहीं। लालू यादव के दुश्मन नंबर 1 पप्पू यादव होंगे, है? तो बीमा भारती पप्पू यादव से लड़ेंगी, पप्पू यादव संतोष कुशवाहा से और बीमा भारती दोनों से लड़ेंगे। यही तो होने जा रहा है। देखिए ये भी एक तथ्य है। आप तो बहुत बारीकी से इस बात को जानते हैं कि जी आज के समय में कोई भी नेता, किसी भी स्टेट का नेता हो, वो पैन स्टेट लीडर नहीं होता, पूरे राज्य का नेता नहीं होता है। जी और पहले भी नहीं होता था, पूरे राज्य का नेता पहले भी नहीं होता था। और हम लोग जब बिहार की पॉलिटिक्स जब देखना समझना शुरू किए, तब भी हम लोग मानते थे कि मधेपुरा के लोग लालू यादव को अपना नेता नहीं स्वीकार करते हैं, वो शरद यादव को स्वीकार कर लेते हैं। वो उनके यहाँ जो लालू यादव की रस्टिक पॉलिटिक्स है, उसके मुकाबले मधेपुरा के यादवों की एक सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिक्स रही है कोसी कि और वो सीमांचल की। हाँ, वो पूरे उस इलाके में कि थोड़े समझदार, ज्यादा पढ़े लिखे और विनम्रता से बातचीत करने वाला, वो रस्टिक पॉलिटिक्स का जो नॉर्थ बिहार का एक आइडिया है, वेस्ट बिहार का, वो वहां नहीं होता है। तो वो हारे भी मधेपुरा, देखिए वो पाटलिपुत्र भी हारे, सारण जो उनका गढ़ है वहां भी राबड़ी देवी चुनाव हारी। तो ये एक, इस बात को आप नहीं गारंटेड नहीं ले सकते हैं फॉर गारंटेड आप एक कास्ट के वोट को, कि हम जहां से लड़ेंगे पूरी जाति हमारे पीछे खड़ी हो जाएगी। हम झारखंड की पॉलिटिक्स को भी थोड़ा नजदीक से देखते हैं, और उस समय हम वहां लगातार मौजूद थे रांची में जब शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहते, तमाड़ में विधानसभा का चुनाव हार गए थे। आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं, गांव गांव में आदिवासी उनका पैर छूता है और थाली में पानी रख के उनका पैर धोता है। हमने दूसरे किसी नेता के लिए वो सम्मान आम जनता के बीच में नहीं देखा है जो शिबू सोरेन जो उनको सम्मान मिलता है झारखंड। इसके बावजूद विधानसभा का चुनाव हार गए।
हम्म। अपने दुमका से पिछली बार वो लोकसभा का चुनाव हार गए, सुनील सोरेन ने उनको हरा दिया। नहीं, तो राघोपुर में राबड़ी ने भी हारी ना, राघोपुर में राबड़ी ने भी राघोपुर में हारी। राबड़ी से भी हारी, बिल्कुल अपने ही एकदम शिष्य टाइप के लोग जो लालू यादव के थे उनके जी, उनसे उन्होंने हरा दिया उनको। सतीश कुमार ने। तो तो ये तो इस इलाकेवार लोगों के क्षेत्र बटे हुए हैं, उस क्षेत्र में उस नेता का, उस क्षेत्र में उस नेता का एक वर्चस्व है, मजबूत स्थिति है। सब जानते जी। हैं कि सीमांचल कोशी में पप्पू यादव का असर है, हम्म। 4-5 सीटों पर उनका अपना असर है। यादव भी उनको पसंद करते हैं और दूसरी जातियां भी करती हैं। वहां लालू यादव टर्म डिक्टेट नहीं कर सकते। अगर यादव कैंडिडेट होता, अगर आप जी। आरजेडी बीमा भारती की जगह कोई यादव उम्मीदवार दी रहती, तब तो हो सकता है कि लालू यादव की अपील पर 5-10%, 20% यादव वोट करता। हम्म। लेकिन बीमा भारती को वहां का यादव नहीं वोट करेगा। और इसके लिए ये बात अरुण पांडे ने ठीक कही, उन्होंने फीडबैक ली होगी जमीन से, हम फीडबैक लिए बिना ये बात कह रहे हैं। जी। क्योंकि कास्ट की जो जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो इसी तरह से काम करती है हम्म। कि जहां हमारी जाति का है वहां तो अपनी जाति को, जहां नहीं है वहां अपने नेता के हिसाब से वोट करो, अपने नेता के बिल्कुल। डिक्टेट के हिसाब से वोट हम्म। करो। तो यहाँ तो पप्पू यादव के मुकाबले बीमा भारती को यादव वोट नहीं करने जा रहा है। फिर हम्म। पप्पू यादव मजबूत कैंडिडेट हैं, वो लड़ते दिखेंगे बीजेपी से, तो जो मुस्लिम वोट है वो उनकी तरफ जाएगा। लेकिन जी। जो वोट ऐड होना चाहिए था पप्पू यादव हम्म। के साथ, वो वोट नहीं ऐड होगा। तो उनकी लड़ाई मुश्किल हो गई, वहां इंडिया ब्लॉक की लड़ाई मुश्किल हो गई। और इस एक सीट का बिखराव कई सीटों पर असर डाल सकता है। इस बात को भी लालू यादव समझ रहे होंगे, लेकिन पहले ही जो हमने कहा कि उनकी मंशा नहीं दिख रही है कि इंडिया ब्लॉक चुनाव जीते। इस वो चाहे जीते हारे, इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो जो ये बात जो आ रही है कि नहीं वो नहीं, चाह रहे खबर हैं तो कि यहाँ तक आ रही है, मधेपुरा से अजीत जी, ना, खबर तो यहाँ तक आ रही है कि यदि सिंबल नहीं मिला और पप्पू यादव लड़े, तो हिना साहब पप्पू यादव के प्रचार के लिए पूर्णिया जा सकती हैं और पप्पू यादव हिना साहब के प्रचार के लिए सिवान जा सकते हैं। खबरें यहाँ तक आ रही है। देखिए, वोटों की गोलबंदी का दूसरा प्रयास भी शुरू हो रहा है और अलग अलग समीकरण गढ़े जा रहे हैं, क्योंकि पूर्णिया में सबसे अधिक मुसलमान है, करीब 4.5 लाख सबसे अधिक मुसलमान हैं। देखिए, संतोष कुशवाहा जिस बिरादरी से आते हैं, वे तो 5वें 6ठे पायदान पर हैं। वो तो ठीक है, वहां की लड़ाई कुछ और थी। जब पप्पू यादव हारे, जब उदय सिंह हारे, जब उदय सिंह जीते, पप्पू यादव जीते, तो वहां की लड़ाई कुछ और होती है। तो इस बार स्थितियां परिस्थितियां कुछ अलग ही होती दिखाई पड़ रही है। कि ये पूरा जो अपोजिशन का वोट है, उस वोट के बिखरने की संभावना दिख रही है पूरी राजनीति में। जी। और लग रहा है कि लालू यादव की मंशा भी यही है, हम्म। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं या इस सिचुएशन को कंटेन नहीं कर सकते। वो चाहते तो इसको रोक सकते थे, ऐसा होने से रोक सकते थे, और इसके लिए उनको कुछ भी अतिरिक्त नहीं करना था। हम्म। ऐसा नहीं है कि उनको कोई कोई बहुत कुर्बानी देनी थी, कोई बड़ा त्याग करना था, उनको जो अपनी सीट है वो छोड़नी पड़ती। अगर ऐसा होता तो ये भी नहीं करना था, उनको अपनी सीट नहीं छोड़नी थी। जी। उनको उस सीट पर जहां आप जीरो पर हैं, उस इलाके में कुछ गेन करने के लिए एक समझौता करना था, लेकिन वो भी नहीं किया है। और उसका असर अगर ऐसा होता है कि मैं पप्पू यादव तो पूरे प्रदेश में कहीं भी जाकर के प्रचार कर सकते हैं, उनकी हर जगह लोग उनको जानते हैं, अब एक वो नेता हो गए हैं। अब वैसी की पार्टी के लिए भी एक संभावना का रास्ता खुल गया है। जब जी। ये मुस्लिम समुदाय में ये मैसेज होगा कि कोई एक फोर्स नहीं लड़ रही है और हम्म। वोट बिखर रहा है, लालू यादव कांग्रेस की लड़ाई ऐसी नहीं है जिसमें ये लोग बीजेपी को हरा सके, तो जी। एक बड़े वर्ग में जो खासतौर से युवा है, थोड़ा फेनेटिक है, थोड़ा उन्मादी है, उसके दिमाग में ये होगा कि फिर हम अपने ही नेता को क्यों नहीं वोट दें, हम वैसी कोई वोट क्यों नहीं दें। बिल्कुल ये बिल्कुल। पूरा जो सेक्युलर वोट बंटने का खतरा है, ये पूरे प्रदेश के लिए खतरा पैदा हो गया। ये एक ओपनिंग हो गई ओवैसी की पार्टी के लिए, जो ओपनिंग हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में देखी थी, लोकसभा में भी देखा था। उस तरह से इस बार हम भी मान रहे थे कि उनको वोट नहीं मिलेगा, जी। क्योंकि बहुत पोलराइज्ड पोल है, आमने सामने का चुनाव है। हम्म। इंडिया ब्लॉक वर्सेज एनडीए का मुकाबला है। अब जब इंडिया ब्लॉक में बिखराव हो जाएगा, तो ये आमने सामने का तो मुकाबला रहा नहीं, पोलराइज्ड बिल्कुल। पोल रहा नहीं। अनेक अनेक ऐसी सीटों पर जहां इंडिया ब्लॉक जीत सकता है, मजबूत स्थिति में है, उन सीटों पर अगर त्रिकोणीय लड़ाई होती है, चारकोणीय लड़ाई होती है, तो उसमें एक पूर्ण निश्चित रूप से ओवैसी की पार्टी भी बन जाएगी। ये बात तय मानना चाहिए। ये बिखराव बड़ा अवसंभावी हो गया कि एकदम निश्चित रूप से वो जो वोट इंडिया ब्लॉक का था, जो एकजुट दिख रहा था, वो बिखर जाएगा। कैंपेन पर असर पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस ये भी कर सकती है कि कांग्रेस जब ये देखना होगा कि कांग्रेस प्रियंका गांधी की जुबान के लिए, वादे के लिए अलायंस को कुर्बान करती है या अलायंस के नाम पर पप्पू यादव की कुर्बानी दे देती जी है। बिल्कुल। कांग्रेस ने वचन दिया था और इसी आधार पर विलय हुआ पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में, ये बात हम्म। किसी से छिपी नहीं है। जी। और आज देखिए, इस तरह के वादों को कितना निभाना कितना जरूरी होता है,
ये कोई आदमी बीजेपी से सीखे। ऐसी ऐसी सीटों पर वो लोगों को ला रहे हैं जहां उनका अपना मजबूत नेता है और दूसरी पार्टी से नेता ले आकर के और उसको हाथ के हाथ सिंबल दे रहे हैं, जी उसको चुनाव लड़ा रहे हैं। उसमें कोई वो इधर उधर नहीं हो रहा है। अपना जिसको कमिट कर दिया कि आप आइए आपको सीट देंगे तो उसको सीट मिल रही। और यहाँ इतने बड़े नेता को आप लेके आए, कमिटमेंट किया, अपने पार्टी का भी लेकर आया, और उसके बाद आप अगर सीट नहीं देते हैं तो ये तो विश्वासघात भी होगा। और इस बात की भी परीक्षा होगी कि आप कितनी फिक्र करते हैं अपने नेताओं की, जो आपके अपने नेता है। जी अलायंस बचाने के लिए अगर कुर्बानी देते हैं तो उसका असर दूसरी सीटों पर भी पड़ेगा। नहीं, अगर देखिए दूसरी कांग्रेस सीटों अपना पर सिंबल दे देखिए देती साफ साफ दिखाई तो पड़ा उसका दूसरी असर सीटों दूसरी पर। तरह से। जी दूसरी सीटों पर यदि हम बात कर लें, देखिए आज पहले चरण के चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन था। नवादा चलते हैं। नवादा में लालू यादव ने बगैर राजबल्लभ यादव से पूछे श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया, नया समीकरण गढ़ने की कोशिश की, लेकिन पूछा तक नहीं। जैसे हम और आप कह रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग छत्रप हैं, ठीक है, पूरे बिहार के यादवों के सर्वमान्य नेता लालू यादव ही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दूसरे कुछ भी नहीं। नवादा राजबल्लभ यादव भले जेल में हो, डिक्टेट तो वे ही करते हैं वहां के यादवों को या वहां की राजनीति को। तो राजबल्लभ यादव भी आहत हुए, तो श्रवण कुशवाहा उनके उम्मीदवार जो लालू यादव के उम्मीदवार हैं, उन्होंने 25 तारीख को भी नामांकन किया था, लेकिन उस दिन बिल्कुल सामान्य तरीके से, और आज ताकत के साथ नामांकन किया और लालू यादव को झटका दे दिया। क्या झटका? आरजेडी के विधायक जो हैं वो श्रवण कुशवाहा के नामांकन में, आरजेडी के विधायक प्रकाश वीर श्रवण कुशवाहा के नामांकन में नहीं गए। वे बागी उम्मीदवार राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव के नामांकन में शामिल हुए और प्रकाश वीर के साथ साथ जो दूसरे हैं, जो एमएलसी हैं, भतीजे हैं इनके राजबल्लभ यादव के, वे भी शामिल हुए। तो बिल्कुल दो फाड़ वहां दिखाई पड़ी। तो आप किसी से बात ही करने को तैयार नहीं है और यह मान बैठे हैं कि जहां हम जिसे लड़ा देंगे वो यादव उन्हें ही मत दे देंगे। यदि ऐसा ही होता तो सारण में चंद्रिका राय क्यों हार गए थे? सारण में राबड़ी देवी क्यों हार गई थी? मधेपुरा में शरद यादव क्यों हार गए थे? पाटलिपुत्रा में मीसा भारती बार बार क्यों हार रही हैं? बांका में जयप्रकाश नारायण यादव क्यों हार रहे हैं? ये सवाल तो है ना, कि यदि आपने ये सोच रखा है, जो हमने कहा कि बची हुई ताकत को बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाकर। ठीक है, आपको श्रवण कुशवाहा को टिकट देना था, लेकिन जैसा आपने कहा कि बीजेपी लाकर टिकट दे रही है, लेकिन अपनों को भी। अश्विनी चौबे को टिकट नहीं मिला। आज अश्विनी चौबे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन अंतिम समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई। जाहिर तौर पर बीजेपी ने हस्तक्षेप किया होगा, समझाया होगा। पशुपति पारस किस तरीके से कह रहे थे नेबर 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 हाजीपुर के लिए, लेकिन अब यह भी सुनने में आ रहा है कि न तो पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे और न प्रिंस राज चुनाव लड़ेंगे। तो वहां मैनेजमेंट इस तरीके से हो रहा है, कोई आश्वासन मिल रहा है, कुछ बातें समझाई जा रही हैं, और आप जो है बिल्कुल तानाशाह की तरह, नहीं जो हमने कह दिया वो कह दिया। देखिए यही होता है, ये हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं। अब हमने अभी भी कहा कि कोई ऐसी समस्या नहीं है पूरे मामले में जो लालू यादव चाहते तो संवाद से नहीं सुलझा सकते थे। चाहे उनकी अपनी पार्टी का मामला हो या अलायंस का मामला हो, चाहते तो बातचीत करके सुलझा सकते थे। सीधा कम्युनिकेशन उनका हर आदमी से होता है। कोई नेता ऐसा नहीं है उनका प्रदेश का जिसको वो सीधे फोन उठा करके लालू यादव ने बात नहीं की हो कभी ना कभी। वो नीतीश कुमार से बहुत अलग नेता है। नीतीश कुमार से की तरफ से वन वे कम्युनिकेशन होता है कि एक तरफ से जब कहा जाएगा तभी बात होगी, दूसरी तरफ से कोई संपर्क नहीं कर सकता। लालू यादव के यहाँ कोई कभी भी संपर्क कर सकता है। सीधे लोग आकर के मिलते थे, वो भी सीधे लोगों से बात करते थे। उन्होंने जानबूझ करके इस मामले को नहीं सुलझाया है। और जो आपने क्षत्रपों की बात कही ज्ञानेश्वर जी, दिल्ली की सत्ता बहुत प्राचीन काल से उतनी ही मजबूत होती है जितनी मजबूती से प्रादेशिक क्षत्रप दिल्ली की सत्ता से जुड़े होते हैं। अपने आप में दिल्ली की सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जब प्रादेशिक क्षत्रप आपके साथ जुड़े रहेंगे, जैसे यादव के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि हर लालू यादव माफ करिएगा, वो लालू यादव अगर यादवों के सर्वमान्य नेता हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि प्रदेश के हर कोने का जो यादव नेता मजबूत है वो उनको अपना नेता मानता है, इसीलिए वो सर्वमान्य नेता है। अगर सुरेंद्र यादव और राजबल्लभ यादव, कौशल यादव और रणवीर यादव, पप्पू यादव अपना नेता मानेंगे लालू यादव को, तभी लालू यादव सर्वमान्य नेता है।
जी वहां की आबादी में जो 14% यादव हैं, वो एक एक आदमी नहीं नेता मानता, हर आदमी अपना लोकल, ये हिंदू धर्म की भी एक मान्यता है कि हर आदमी अपने एक लोकल देवता की पूजा करता है और उसके बाद एक बड़े देवता की पूजा करता है। तो हाँ, जो ग्राम लोकल, देवता की पूजा पहले होती है, ग्राम देवता की वही पूजा पहले वही होती है। कुल देवता की होती है, ग्राम जी देवता की होती है, फिर उसके बाद एक आर्यन देवता, जो बड़े देवता लोग हैं। जी तो वो अपने यहाँ गया का आदमी और जहानाबाद का आदमी सुरेंद्र यादव के पास पहले जाएगा ना, वो लालू यादव के यहाँ तो पहुंचेगा नहीं। जी। तो ये वो देखेगा कि सुरेंद्र यादव किसके यहाँ जा रहे हैं। हम्म तो अब स्थिति ये हो गई कि राजबल्लभ यादव को आपने, राजबल्लभ यादव से ताकत थी लालू यादव की उस इलाके में, अब वो हम्म ताकत आपने घटा ली। हम्म अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, अगर वो नहीं चुनाव से वापस होते हैं 30 तारीख को, नाम वापसी के दिन अगर वो मैदान में रह जाते हैं, तो आप कुछ भी कर लीजिए, वहां आपकी लड़ाई बहुत कमजोर हो गई, कुछ भी कर जी लीजिए। हम्म तो ये स्थिति होती है जब आपके क्षत्रप मजबूत होते हैं, आप उन पर भरोसा दिखाते हैं। या तो बिल्कुल। आपको लग रहा था कि हमको इसमें नया वोट जोड़ना है और एक कुशवाहा को अगर हम टिकट देंगे तो नया वोट जुड़ेगा, उसके पीछे यादव खड़ा कर देंगे तो वो जीत भी सकता है। तो इसके लिए आपको राजवल्लभ यादव से सहमति लेनी चाहिए थी, बुलाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी और उनको आगे करके, जिस तरह से अब बीजेपी करती रही है कि जिसकी टिकट कटनी होती है उसी से प्रस्ताव कराया जाता है दूसरे आदमी का, जी आप उनसे प्रस्ताव कराते। ये तरीका होता है, ये तरीका लालू यादव को सीखने की जरूरत थोड़ी है, जो आदमी 50 साल से राजनीति कर रहा है। हम्म तो उस आदमी को थोड़ी ये राजनीति सीखने की जरूरत है, वो सब जानते हैं। वो जानबूझ करके इसका मतलब मेस कर रहे हैं सारी चीजों, जानबूझ करके मेस कर रहे हैं। हम लोगों ने इस बात पर भी चर्चा की है कि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी तरह के दबाव में है, चाहे वो दबाव उनको कहा गया हो या बिना कहे उन्होंने अपने ऊपर ले लिया हो, जी लेकिन वो जानबूझ करके मेस कर रहे हैं। अभी 2 सीटों की, आपने 2 सीटों क्या 2 इलाकों की बात की हम लोगों ने, हमने एक शाहबाद की भी बात की और हम लोगों ने सीमांचल कोशी नहीं, की भी चलिए बात ना, अब की। आगे आगे दोनों सीवान जगह चलते मेस हैं, किया आगे सीवान उन्होंने चलते हैं अतुल जी। लालू यादव देखिए, जानबूझ हाँ, सीवान जाने के पहले नवादा के बारे में एक और बात कर दें कि देखिए भाजपा की परेशानी भी वहां बढ़ गई है, क्योंकि विवेक ठाकुर ने नामांकन किया है, लेकिन साथ ही भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह, जो नवादा का बेटा कहे जा रहे हैं और नवादा के ही रहने वाले हैं, क्योंकि नवादा में मुद्दा उठा हुआ है स्थानीय सांसद। 2009 में जब से नया परिसीमन हुआ, फिर चुनाव हुए, नवादा को कोई स्थानीय सांसद नहीं मिला है। तो विवेक ठाकुर का नामांकन हुआ और साथ में गुंजन सिंह सिंगर का भी नामांकन हो गया। मनीष कश्यप उनके साथ दिखे थे। तो यह तो बात हुई नवादा की। मनीष कश्यप बेतिया भी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की है। अब देखिए, चलिए सिवान एक बहुत बड़ा गढ़ रहा आरजेडी का, लेकिन हिना साहब से कोई बात नहीं हुई। हिना साहब ने कह दिया है मैं तो चुनाव लड़ूंगी और मुझे फिक्र इसकी नहीं है कौन जीतता है कौन हारता है, मैं अपने जीतने के लिए चुनाव लड़ूंगी, लेकिन 2025 में ताकत दिखाऊंगी। और इधर आरजेडी ने फैसला ही नहीं किया अब तक। माले से भी बात कंप्लीट नहीं हुई कि सिवान लड़ेगा कौन, माले लड़ेगा, आरजेडी लड़ेगा, या दोनों फ्रेंडली फाइट करेंगे। और देखिए, सिवान के वोटर जो पिछले कई चुनावों में शहाबुद्दीन के साथ खड़े नहीं दिखे, वे इस बार असहज पोजीशन में आ गए, क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू ने, एनडीए ने विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, उनके पति रमेश सिंह कुशवाहा, और रमेश सिंह कुशवाहा के बारे में कहा जाता है कि उनके पिताजी ही माले लेकर आए थे, जिसे सिवान के लोग अपनी भाषा में माले को मुड़ी कटवा पार्टी कहते हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी मानता हूं, लेकिन हाँ, जिस तरीके का संघर्ष हुआ है, तो संघर्ष किसके साथ था? संघर्ष किसानों के साथ था, ब्राह्मणों के साथ था, भूमियारों के साथ था, राजपूतों के साथ था। और कई ऐसे कांड हुए जिसमें रमेश सिंह कुशवाहा का नाम आया। तो लोग इस तरीके से असहज स्थिति में हैं कि चलिए, पहले तो हम शहाबुद्दीन के खिलाफ, हिना साहब के खिलाफ एनडीए के प्रत्याशी को वोट दे देते थे, लेकिन इस बार तो उधर से वो ही आ गए जिनसे खतरा रहा है। तो शहाबुद्दीन ने शुरू में बचाया था, क्या उधर ही चल पड़े? तो आप वहां भी जीत की संभावनाओं को या संघर्ष की संभावनाओं को नहीं तलाश रहे हैं, वहां भी एक तीसरी लड़ाई को अंजाम देने जा रहे हैं या उसका स्वरूप कर रहे हैं। तो हमने सीमांचल की बात की, कोसी में देखिए आज भी उम्मीदवार स्पष्ट नहीं है। मधेपुरा कौन लड़ेगा? क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं पूर्णिया छोड़िए, मधेपुरा और सुपौल भी नहीं देंगे पप्पू यादव को। तो क्या चंद्रशेखर लड़कर जीत लेंगे? देखिए ये सुपौल में वो, चंद्रहास चौपाल की नाम की चर्चा हो रही है। तो हमने बात की सीमांचल की, कोसी की, फिर मगध की बात की। अब देखिए सिवान का भी हाल देख लीजिए। देखिए ये पूरे सिवान का मतलब हो गया, पूरे नॉर्थ और वेस्ट, ये जी बिहार की हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसका असर हमारे चंपारण की दोनों तीनों सीटों, इधर शिवहर को ले लें तो सिवान, गोपालगंज, हाँ, सारण गोपालगंज है। जी होता बिल्कुल। है।
इन सब पर असर महाराष्ट्र होता है सिवान का। और सिवान की राजनीति, एक समय सिवान राजनीति का केंद्र था जब शहाबुद्दीन थे और वो लड़ते थे, तो वहां से कई चीजें तय होती थी। हम लोग पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव को खुद जाकर के वो एक घर रहा है, एक्सटेंडेड घर रहा है, और इतनी इतनी नजदीकी लालू यादव की जब सरकार थी तो किसी और नेता की वैसी नजदीकी लालू यादव के साथ वैसा सहज संबंध नहीं रहा होगा जैसा शहाबुद्दीन के साथ था। तो अब ऐसी क्या बात हो गई कि अचानक इतनी दूरी आ गई कि एकदम से उनको छोड़ दिया लालू यादव ने, और तेजस्वी यादव ने बातचीत करने की जरूरत नहीं समझी। और ये जो अभी एक अपॉर्चुनिटी थी, उनके सामने एक मौका आया था, क्योंकि वो एकमात्र सीट हमको समझ में आ रही है जहां एनडीए ने एक गलती की है। गलती का मतलब इस सेंस में, क्योंकि कि अपने कोर वोट को उसने नाराज किया है। बिल्कुल। जो जो बीजेपी का और जेडीयू का कोर वोट है, वो रेडिकल वोट नहीं है। वो सहज या तो बहुत ही गरीब हैं, दलित, वंचित, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े हैं, या मिडिल क्लास है। जो मिडिल क्लास शांति चाहता है, हिंसा नहीं चाहता है, और जिसको एक लेफ्ट की आइडियोलॉजी से स्वाभाविक रूप से नाराजगी है, दूरी है, तो वो उनका कोर वोट है। उसको ध्यान में नहीं रखा है नीतीश कुमार। वो सिर्फ कुशवाहा का समीकरण बिठाने के चक्कर में एक उन्होंने रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी को टिकट दिया है। और ये इसकी बड़ा रिएक्शन है मिडिल क्लास में, जो मिडिल क्लास कोर वोट है आरजेडी, माफ करिएगा, जेडीयू और बीजेपी का। तो ये अपॉर्चुनिटी एक बनी थी आरजेडी के लिए कि इस गलती को आप फायदा उठा लें और अपना ऐसा उम्मीदवार दे जो इसको लाभ ले सके। और वैसा उम्मीदवार आपने ठीक कहा कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब इसलिए हो सकती थी क्योंकि हम लोग जब बहुत शुरू किए था राजनीति समझना लेट 80s में, अर्ली 90s में, तो पता चलता था कि किसानों की लड़ाई लड़ते हैं शहाबुद्दीन। जब यादव कहाँ उनके साथ थे? यादव नहीं थे, बिल्कुल सबन जातियों के किसान साथ थे। वही किसान जो थे कि माले के लोग जब झंडा गाड़ देते हैं, लाल झंडा किसी की जमीन पर, तो वो जमीन और फसल शहाबुद्दीन बचाते हैं। तो ये बात हम लोग सुनते थे और बिना किसी पॉलिटिकल बायस के सुनते थे। उस समय तो धर्म के आधार पर ऐसा विभाजन भी नहीं था, समाज का इतना सांप्रदायिक विभाजन नहीं था, क्योंकि शहाबुद्दीन के आसपास भी जो मैक्सिमम लोग दिखते थे वो हिंदू ही दिखते थे, उनके लिए काम करने वाले, उनके साथ घूमने वाले। तो ये था कि वो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, माले के खिलाफ लड़ते हैं, और ये लड़ाई लंबी चली, काफी कई सारे कांड हुए इसको लेकर के। तो आज उसको रिडीम करने का टाइम था। जो आपने ये रिडीम करना, एक होता है कि आपने कुछ पॉइंट्स आपके गुल्लक में जमा है, जिन पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते थे, वोट में ट्रांसफर करा सकते थे, वो समय था। आज रमेश सिंह कुशवाहा के रिएक्शन में लोग वोट कर सकते थे। वो वोट जो कोर वोट है आरजेडी का, वो तो आता ही, एमओआई समीकरण का वोट आता, या दूसरा जो भी वोट आना था आता। जो लोग नाराज होते, जो जेडीयू के कैंडिडेट को वोट नहीं कर सकते थे लेकिन थे उस तरफ के एनडीए समर्थक थे, उसका भी एक हिस्सा आ सकता था। तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन वहां बना सकते थे आरजेडी का लालू यादव। लेकिन वो अवसर भी गंवा दिया उन्होंने। जो अवसर आया था उसको उन्होंने पकड़ा नहीं, उसको जाने दिया हाथ से। और ऐसा नहीं है कि अनजाने में, हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये सब जानबूझ करके एक योजना रणनीति के तहत कर रहे हैं कि ये हमारा चुनाव नहीं है, हम आगे देखेंगे। लेकिन फिर कह रहे हैं कि आगे कुछ नहीं होता है, जो होता है अभी होता है। अभी आपका स्लाइड, अभी आप लगातार दूसरे चुनाव में 0 पर रह गए, विधानसभा चुनाव में भी मायावती वाली गति को प्राप्त हो सकता है। चलिए, तो देखिए आगे कुछ भी नहीं होता है, और यदि आप 0 पर रह गए, वैसे मुझे लगता है कि नहीं, खाता खुलेगा कहीं। हाँ ठीक है, खुलने का एक हो जाए, 2 हो जाए, वो तो ठीक है। कहाँ खाता खुल सकता है, इसकी चर्चा भी आगे आने वाले दिनों में हम लोग प्रत्येक सीट पर चर्चा करेंगे आपके साथ अजीत जी। और हमारी तैयारी, आप तो तैयार रहते ही रहते हैं, तैयारी चल रही है। तो हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।